चुके हैं खबरनामे के साथ। मैं हूं ज़ुहूर लोलाबी। नाज़रीन, खबरनामे में मुतअद्दिद खबरें आया चाहती है। बात तो वज़ीर-ए-आज़म मोदी की होगी, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने जो कल श्रीनगर में पहली बार कार शो इनकाद हुआ, उसकी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तारीफ की है। क्या कुछ कहा है वो हम आपके सामने रखेंगे। और बात आज उमर अब्दुल्ला की भी होगी, क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने बड़ा बयान दिया है और बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी की हमेशा आदत रही है कि अक़लियतों को बीजेपी निशाना बना रही है। उस हवाले से भी हम आगे चलकर बात करेंगे। और बात पीडीपी की होगी, क्योंकि पीडीपी के जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी लोन हांजोरा ने बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा कि अगर फिर से बीजेपी सरकार इक़्तिदार में आई तो जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन मुनक़्क़द कराना नामुमकिन है। उन्होंने कहा कि एक मखसूस साजिश के तहत जम्मू कश्मीर को असेंबली इंतखाबात से महरूम रखा गया है। आगे चलकर हम बात फायर एंड इमरजेंसी के उम्मीदवारों की भी करेंगे, क्योंकि आज उन्होंने एक बार फिर श्रीनगर में एहतजाज किया है। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ और उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अक़लियतों को निशाना बनाना बीजेपी की आदत रही है। आपको बता दें कि उमर अब्दुल्ला आज कुलगाम दौरे पर थे और वहां पे उन्होंने मीडिया नुमाइंदों के साथ बात करते हुए कहा कि अक़लियतों को निशाना बनाना ये भारतीय जनता पार्टी की पुरानी आदत रही है। और उन्होंने कहा कि CAA का कानून ये भी इसी की एक कड़ी है, क्योंकि CAA कानून अक़लियतों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि इसमें मुसलमानों के साथ साथ जो दूसरे रिलीजन के लोग हैं उनको भी निशाना बनाया गया है। EVM पर बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि EVM में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि लगातार जो है बीजेपी की जानिब से मजहब के नाम पर सियासत की जा रही है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि अक़लियतों को निशाना बनाना बीजेपी की आदत रही है। उन्होंने कहा कि उनकी पुरानी आदत है और जब भी इंतखाबात नज़दीक आते हैं तो बीजेपी मजहब के नाम पर सियासत करती है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि CAA कानून भी एक हथकंडा है जिसमें अक़लियतों को निशाना बनाया गया। उन्होंने EVM मशीनों के हवाले से कहा कि अगर वो EVM के हवाले से कुछ शिकायत भी करेंगे ताहम EVM तो लगने ही लगने हैं। उन्होंने कहा कि हमें अपनी पोलिंग एजेंट्स को इसके लिए तैयार करना है कि वो EVM मशीन में गड़बड़ न करने दे। बता दें कि उमर अब्दुल्ला ने जनूबी कश्मीर कुलगाम में एक अवामी जलसे के दौरान इन बातों का इजहार किया। इस मौका पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पार्टी लीडर मरहूम वली मोहम्मद इतू की 30वीं बरसी पर उन्हें खराज अकीदत भी पेश किया। आपको बता दें कि मरहूम इतू साबिक वजीर सकीना इतू के वालिद थे और आज उनकी बरसी पर उन्हें याद भी किया गया, उन्हें खराज अकीदत भी पेश किया गया। इस मौका पर सूबाई सदर नासिर असलम वानी, मेंबर पार्लियामेंट हसनैन मसूदी, पार्टी तर्जुमान इमरान नबी डार, सकीना इतू समेत दीगर पार्टी लीडर भी मौजूद थे। उमर अब्दुल्ला ने मजीद क्या कुछ कहा वो आपको सुना दें। बीजेपी की ये एक पुरानी आदत है, बिलखसूस इलेक्शन माइनॉरिटीज को निशाना बनाते हैं। तो CAA उसी हवाले से जो है एक और कदम है। मैंने पहले ही कहा, जिस तरह मैंने कल दिल्ली के उस प्रोग्राम में भी कहा, ये सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, और भी ऐसे माइनॉरिटीज़ हैं जिनको CAA के बाहर रखा गया है। ये बीजेपी की पुरानी आदत है और वो अपनी आदतों से कभी बाज नहीं आएंगे। मैं अगर EVMs के बारे में शिकायत भी करूं तब भी EVM तो लगेंगे ही लगेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस बात के लिए तैयार नहीं है कि वो दोबारा, ठीक है ना, फिर हमें अपने जो पोलिंग एजेंट्स हैं, इस बात की तैयारी करनी होगी कि हमें इन मशीनों को सही सलामत रखना होगा और इनमें किसी तरह की गड़बड़ जो है उसकी जो है इजाजत नहीं देनी होगी। सर 10 साल से लोग भी मायूस हैं, सर लीडर। चलिए, उमर अब्दुल्ला को आप सुन रहे थे और बता रहे थे कि अगर वो EVM के हवाले से कोई शिकायत भी करेंगे तो हम EVM लगने ही लगने हैं। आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि कल श्रीनगर में पहली बार फार्मूला 4 कार शो का इनेकाद किया गया, जिसमें कई खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। लेकिन इस पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इसकी तारीफ की है। उन्होंने कहा कि फार्मूला 4 कार शो देखकर उन्हें बहुत खुशी हुई। आपको बता दें कि कल श्रीनगर में पहली बार फार्मूला 4 कार शो का इनेकाद किया गया था और इसकी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तारीफ करते हुए कहा कि उन्हें ये
शो देखकर काफी खुशी महसूस हुई। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि इससे कश्मीर की खूबसूरती को उजागर करने में मदद मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मोटर स्पोर्ट्स की सरगर्मियों के इनेकाद के लिए श्रीनगर की तारीफ करते हुए कहा कि भारत मोटर स्पोर्ट्स को फरोग देने के बेहतरीन मौके फराहम करता है और श्रीनगर इन जगहों में सरफिरिस्त है जहां पे ऐसी सरगर्मियां जो है वो मुनक्कद होती है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर में डल झील के किनारे मुनक्कद होने वाले पहले फार्मूला 4 कार शो से मुतल्लिक एक्स पर उन्होंने एक पोस्ट किया। एक पोस्ट के जवाब में उन्होंने ये तबसरा किया और वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि ये देखकर बहुत खुशी महसूस हुई है, इससे जम्मू कश्मीर की खूबसूरती को मज़ीद उजागर करने में मदद मिलेगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि भारत मोटर स्पोर्ट्स को फ़रोग देने के बेहतरीन मौके फराहम करता है और श्रीनगर इन जगहों में सबसे ऊपर है जहां ऐसी सरगर्मियां मुनक्कद होती है। ये वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट किया जिस पर उन्होंने कुछ तस्वीरें भी जो है वो शेयर की हुई थी और उन्होंने इस पर लिखा कि ये ऐसे शो मुनक्कद करना, उन्होंने कहा कि इससे बहुत खुशी महसूस हुई है और इस तरह की सरगर्मियां जो है इससे जम्मू कश्मीर की जो खूबसूरती है उसको मज़ीद उजागर करने में मदद मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की करते हैं और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी लोन हांजोरा ने बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी फिर से इक़्तिदार में आई तो जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात मुनक्कद कराना नामुमकिन है। ये बड़ा बयान पीडीपी के जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी लोन हांजोरा का कि उन्होंने कहा कि बीजेपी अगर फिर से इक़्तिदार में आई तो असेंबली इंतखाबात जम्मू कश्मीर में कराना नामुमकिन है। उन्होंने कहा कि एक मखसूस साजिश के तहत जम्मू कश्मीर को असेंबली इंतखाबात से महरूम रखा है। साथ ही इंडिया अलायंस पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस इंडिया इत्तेहाद का हिस्सा है और सीट शेयरिंग पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि 3 दिनों के अंदर हतमी फैसला होगा, यानी 3 दिनों के अंदर सीट शेयरिंग पर जो है इसका फैसला आएगा। आपको बता दें कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी लोन हांजोरा ने कहा कि अगर 5 रियासतों में बैक वक्त लोकसभा इंतखाबात के साथ असेंबली इंतखाबात मुनक्कद कराने में सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है तो जम्मू कश्मीर में क्यों। उन्होंने कहा कि मखसूस साजिश के तहत जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात मुनक्कद नहीं कराए जाते हैं। गुलाम नबी लोन हांजोरा ने कहा कि अगर बीजेपी फिर से इक़्तिदार में आई तो ऐसा लग रहा है कि फिर जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात मुनक्कद कराना नामुमकिन है। पीएचडी के हवाले से उन्होंने बात करते कहा कि पीएचडी का इंतखाबात से कोई ताल्लुक नहीं है क्योंकि पीएचडी अलग मकसद के लिए बनी है। गुलाम नबी लोन हांजोरा ने कहा कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस इंडिया इत्तेहाद का हिस्सा है और सीट शेयरिंग पर उन्होंने कहा कि 3 दिनों के अंदर सीट शेयरिंग पर हतमी फैसला आएगा। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ इलेक्शन कमीशन से भी और बीजेपी सरकार से भी कि 5 स्टेटों में आप इलेक्शन करने जा रहे हैं लोकसभा इलेक्शन के साथ ही, अगर वहाँ सिक्योरिटी का कोई ये प्रॉब्लम नहीं है तो जम्मू कश्मीर में ही क्यों है प्रॉब्लम। एक तरफ आप बोल रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में सारा कुछ ठीक है, हालात ठीक है, सिक्योरिटी सिनेरियो बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो दूसरी तरफ आप यही बहाना बना के इलेक्शन को टाल देते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक साजिश के तहत हो रहा है कि ये नहीं चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में असेंबली का इलेक्शन हो। अभी ये चाहते हैं कि लोकसभा इलेक्शन हो, उसका नतीजा आए, फिर अगर ये सरकार में आए तो मुझे शक ही है फिर भी ये करेंगे या नहीं करेंगे। यहाँ तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि इसके फ़ौरन बाद हम इलेक्शन करेंगे, लोकसभा इलेक्शन के बाद। मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि अगर बीजेपी खुदा न खास्ता वापस आ गई तो जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन होना नामुमकिन है। लोकसभा इलेक्शंस है और लोकसभा इलेक्शंस खासकर जम्मू कश्मीर खुसूस कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे पीएचडी जो है इक़्तिदार पे आई थी और उसके बाद कहा गया था कि यहाँ पे इलेक्शंस एक साथ लड़े जाएंगे, अलायंस में इलेक्शंस लड़े जाएंगे, लेकिन उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना जो है हमकिनार कर दिया है। तो आपका इस पर क्या कहेंगे? देखिए अभी कुछ नहीं कह सकते, ये मुझे लगता है 3-4 दिन में पोजीशन क्लियर हो जाएगी। जहाँ तक पीएचडी का ताल्लुक है, पीएचडी इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं बनाई गई है, वो एक ग्रेटर काज के लिए बनाई गई है।
तो इलेक्शन का जो मसला है इस वक्त, सीट शेयरिंग का जो मसला है, ये इंडिया अलायंस के तहत, वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस भी उसका हिस्सा है और पीडीपी भी उसका हिस्सा है। तो आपने कल देखा होगा कि बॉम्बे में दोनों, डॉक्टर फारूक साहब भी और महबूबा जी भी उसमें शामिल हो गए इस न्याय यात्रा में। और मुझे लगता है कि 3-4 दिन में ये क्लियर पोजीशन हो जाएगी, आपको भी पता चल जाएगा कि इकट्ठे लड़ना है या अलग लड़ना। पीडीपी इंडियन अलायंस में इलेक्शन, यहाँ पे लोकसभा इलेक्शन लड़ेगा? इंडिया अलायंस में तो हम पार्ट है, वी आर पार्ट ऑफ द इंडिया अलायंस। ऐसी कोई बात नहीं है कि हम उससे अलग हो गए हैं। मैंने वही कहा कि कल अपनी मैडम का, ये हमारी मैडम का तकरीर भी सुना होगा जो उन्होंने उधर न्याय यात्रा में किया। तो वी आर। चलिए, पीडीपी की जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी लोन हांजोरा को आप सुन रहे थे और बता रही थी कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस इंडिया इत्तेहाद का हिस्सा है और जम्मू कश्मीर में सीट शेयरिंग पर अगले 3 दिनों में फैसला मुतवक्का है। आगे बढ़ते आपको बता दें कि फायर एंड इमरजेंसी के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों ने आज एक बार फिर श्रीनगर में खामोश एहतजाज किया और उन्होंने मुबैना धांधली की रिपोर्ट मंजर आम पर लाने का मुतालबा किया। उन्होंने एलजी इंतजामिया से भी मुदाखलत की अपील की और कहा कि हम गुज़िश्ता 3 सालों से सड़कों पर है, एहतजाज कर रहे हैं, ताहम अभी तक जो रिपोर्ट है वो सामने नहीं आया। आपको बता दें कि फायर एंड इमरजेंसी के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों ने आज श्रीनगर में एक बार फिर इंतजामिया के खिलाफ खामोश एहतजाज किया। उम्मीदवारों ने कहा कि वो पिछले 3 सालों से सड़कों पर है और फायर इमरजेंसी भर्ती में हुई मुबैना धांधली की रिपोर्ट मंजर आम पर लाने का मुतालबा कर रहे हैं, ताहम इंतजामिया इस हवाले से गैर संजीदा है। उन्होंने कहा कि अगरचे हुकूमत की तरफ से उन्हें यकीन दिलाया गया था कि जल्द ही रिपोर्ट मंजर आम पर लाई जाएगी, ताहम इसमें बिला वजह ताखीर की जा रही है, जिस वजह से उनके मुश्किलात में इजाफा हुआ है। उन्होंने अब एलजी इंतजामिया से अपील की है कि जो रिपोर्ट है उसको जल्द अज जल्द मंजर आम पर लाया जाए ताकि उन्हें इंसाफ मिल सके। देखिए सर, पहले मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मेरा नाम है निसार अहमद, मैं फायर सर्विस का एक रिप्रेजेंटेटिव बोल रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग से। बात यह है कि हम पिछले 3 सालों से सड़कों पे है। आर.के. गोयल साहब ने रिपोर्ट सबमिट किया है, उसके बाद उसकी ट्रांसफ़र हो गई यहाँ से। हम उससे मिले हैं, उसने कहा कि मैंने रिपोर्ट दिया है, वो मैंने चीफ सेक्रेटरी अतुल डोलू को वो रिपोर्ट सबमिट किया है। हम अतुल डोलू के पास पहुँचे जम्मू सेक्रेटरीट में और उसने कहा कि रिपोर्ट पहुँच गया हमारे पास और वो अभी इस वक्त गैड में है। जो संजय वर्मा है, गैड का सेक्रेटरी है, कमिश्नर सेक्रेटरी, हम उसके पास पहुंचे, उसने कहा कि फ़ाइल मेरे पास पहुंच गई है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद ये फ़ाइल पहुंचेगी होम डिपार्टमेंट में, उसके बाद इसका डिसीजन आएगा। तो इसमें बहुत टाइम लगा हुआ है। आर.के. गोयल को 1 महीना दिया गया, अनफॉर्चुनेटली उसने 1 साल से ऊपर ही टाइम लिया है। उसके बाद उसने रिपोर्ट सबमिट किया है, लेकिन हमने रिपोर्ट देखा है, उसका स्टेटस भी देखा है, वो हमारे ही फेवर में है। तो इसमें बहुत टाइम अभी भी लग रहा है। वो अगर जीएडी में तो इतना टाइम क्यों लग रहा है? हम आपके चैनल की वसादत से ये बात एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाना चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन उनको शील्ड करना चाहती है, लेकिन वो हम होने नहीं देंगे। किसी भी हालत में ये रिपोर्ट पब्लिक डॉन में इनको लाना ही लाना है। जो मेरिटोरियस कैंडिडेट है उनका हक मिलना चाहिए। खासकर एडवोकेट एबिन्यू शर्मा, उसने मेरे सामने कॉल किया है श्री राजकुमार गोयल साहब को और उसने कहा कि मैंने रिपोर्ट सबमिट किया है। और रविंदर रैना, रिसेंटली मैं 1 हफ्ते से पहले जम्मू गया और उसने रविंदर रैना साहब ने भी वहाँ पे कॉल किया है आर.के. गोयल साहब को और आर.के. गोयल का साहब ने कहा कि मैंने रिपोर्ट सबमिट किया है, वो जीएडी में है। उसके बाद रविंदर रैना ने अपने मोबाइल फ़ोन से फ़ोन किया है संजय वर्मा को, जो जीएडी के सेक्रेटरी है, कमिश्नर सेक्रेटरी। उसने कहा कि हाँ मेरे पास फाइल पहुंची है, मैंने उसको आगे साइन किया, मैंने उस फाइल को आगे फॉरवर्ड किया। अब मुश्किल यही है, जितने भी जम्मू कश्मीर के एस्पिरेंट्स हैं हम सारे परेशान हैं। इसमें इतना टाइम क्यों लग रहा है? अगर गोयल साहब ने रिपोर्ट सबमिट किया है तो इस रिपोर्ट को पब्लिक डॉन में लाइए, हकदारों का हक मिलना चाहिए। अब ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये इनको बचाना चाहती है, वो हम होने नहीं देंगे। किसी भी हालत में हम मारने और मिटने के लिए तैयार है, लेकिन हम इनको छोड़ेंगे नहीं है। हमारे पास जिन्होंने ये भ्रष्टाचार किया उनका लिस्ट हमारे पास पहुंच गया है। अगर कुछ दिनों तक इसका रिपोर्ट नहीं आएगा तो हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से उनका नाम एक्सपोज करेंगे और हम अभी भी उनको बचाना चाहते हैं ताकि जो गवर्नमेंट है लोगों का विश्वास उठेगा इस गवर्नमेंट पे, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्कैम है। इस स्कैम ने हमें तबाह और बर्बाद किया है। आखिर पर हम आपके चैनल की वसादत से ये बात एलजी एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाना चाहते हैं। रिपोर्ट जो है वो पब्लिक डोमेन में लाइए, वो बिल्कुल सबमिट हो। आगे बढ़ते हैं। श्रीनगर के जबरवन पहाड़ों के दामन में वाक़ा एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन 23 मार्च को खुलने जा रहा है, जिसकी तैयारियां जोर शोर से जारी है। बता दें कि इस साल ट्यूलिप गार्डन में 75 अक़साम के 17 लाख ट्यूलिप्स खुलेंगे और देखने वालों के लिए इजाफी सब्ज़ जगहें शामिल की गई हैं।
सयाहों के लिए पार्किंग की जगह मुख्तस की गई है इस बार। और ट्यूलिप गार्डन के इंचार्ज आसिफ अहमद ने इस हवाले से कहा, उन्होंने लोगों से दरखास्त की है सयाहों से कि वो ट्यूलिप गार्डन तक पहुंचने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें ताकि ट्रैफिक की परेशानियां कम हो। टारगेट दिन मार्च आज दुत माशाल्लाह यमो 23 मार्च यम किन वुचान फील्ड ग्रास लेवल पे बसान सोद ना यह 23 खोलित 10% पोश तम पे मन मर्जी तम कम दो हेकन त्रित क्या हेकन त्रित मगर मान हिसाब हे गत योतान अंदाज 23 पे आसन 10 या 20% पोश 30-40% आसन कि यह टारगेट मार्च आसान चाहे 15 ग 15 गो अक वरी गो 14 मार्च मैक्सिमम ग 20 मार्च अपोर अपोर कुन पर्स गो 19 मार्च तम ब्रो गो 15 मार्च यह ऐलान कोर्मुत 23 मार्च मगर नामुमकिन बसान अत गो ज़्यादा से ज़्यादा गसन 15-16 डिग्री आसन गर ये ज़्यादा कर तेल गस पोशस वनस कम मौसम फिलहाल ठीक क्या हेको वन अगर रूद लाग तो हेको न सफाई वफाई कर गुडाई कर जो पहले तो आपका वेलकम है यहाँ पे। as already it has been announced by our worthy chief secretary, this commissioner secretary sir, that the tulip garden will be open on 23rd of March 2024। तो ये जो tulip festival है इस बार का ये 23rd मार्च से स्टार्ट होगा। तो इंशाल्लाह वी आर होपफुल कि ये इस बार जो टूरिस्ट विजिटर्स हैं पिछली बार से ज़्यादा इस बार आए हैं। टुलिप गार्डन में हर साल एक सरप्राइज़ होता है, फ्लोरल सरप्राइज़ होता है। सारे विजिटर्स और जो भी टूरिस्ट्स अराउंड द ग्लोब आते हैं यहाँ पे उनके लिए इस बार भी हमने दिस टुलिप गार्डन इज़ प्राउड टू इंट्रोड्यूस 5 न्यू वेराइटीज़ ऑफ टुलिप्स ओनली। अबव ऑल वी हैव हमारे पास जो एक्सपैंडेड सिलेक्शंस है डैफोडिल्स की, हाइसिंथ्स की, that are going to add diversity to the already जो यहाँ पे vibrant flowers होते हैं उनकी कलर स्कीम को एडमेंट करें। इस बार हमने जो टुलिप्स बल्ब की क्वांटिटी जो है वो ऐड की है इसमें। जो डैफोडिल्स एंड हाइसिंथ टोटल बल्ब्स जो आपको देखने को मिलेंगे फ्लावरिंग में दैट्स नेशनल आर्क्यूज़ ऑफ इंडिया और डायरेक्टरेट ऑफ आर्क्यूज़ आसार कदीम और अजायबघर जम्मू कश्मीर ने SKICC में आर्क्यूज़ की कौमी कमेटी की 2 रोज़ा 47वें मीटिंग का एहतमाम किया। ये तीसरा मौका है कि NCA का इजलास श्रीनगर में मुनक्कद हुआ है। इससे कबल NCA ने 1959 और 1962 में अपना इजलास मुनक्कद किया था। मुख्तलिफ रियासतों के महकमा की कई आर्क्यूज़ के साथ साथ आर्क्यूसिस्ट भी इसमें वर्चुअली शामिल हुए। इस मौका पर DJ आर्क्यूज़ और अरविंद सेंगल मेहमान खुसूसी के तौर मौजूद थे, जबकि प्रिंसिपल सेक्रेटरी JK आर्क्यूज़ सुरेश गुप्ता भी इस मौका पर मौजूद थे। आज हम लोग नेशनल कमेटी ऑफ आर्काइविस्ट्स की मीटिंग कर रहे हैं। इसमें सारे राज्यों के आर्काइव्स और नेशनल आर्काइव्स मिल के बैठते हैं और हम लोग चर्चा करते हैं कि कैसे आर्काइव्स को आगे ले जाया जाए, डिजिटाइजेशन कैसे किया जाए, कैसे स्टैंडर्डाइज, कैसे लोगों के पास आर्काइव्स को लेके जाएं। क्योंकि हम लोग का मानना है कि जो भी आर्काइव्स हम लोग मेंटेन करते हैं आजकल पब्लिक का पैसा खर्च होता है उसके ऊपर, इसीलिए किए जाते हैं कि पब्लिक उसको देखे, रिसर्चर्स उसको देखें। तो अब हम लोग ये मानते हैं कि आर्काइव्स को जनता के पास लेके जाना ज़रूरी है। तो कैसे जनता के पास ले जाएं, कैसे उनको अच्छी तरह से बेहतर तरीके से रखें, इन सब विषयों पर हम लोग चर्चा करेंगे। इस कमेटी में सारे राज्य सदस्य होते हैं, तो सभी राज्यों से किसी न किसी स्तर पे प्रतिनिधित्व होता है। लेकिन कई राज्यों के डायरेक्टर स्वयं भी आए हैं, गुजरात के हैं, हरियाणा वाले ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, राजस्थान से आए हैं, कई सारे राज्यों से फिजिकली लोग आए हैं। कश्मीर का आर्काइव डिपार्टमेंट तो बहुत पुराना है। ये महाराजा साहब के टाइम से ही आर्काइव्स को संभालने का एक सिस्टम बनाया गया है, जिसको जो बाद में जो है गवर्नमेंट ने इसको नेशनल लेवल के स्तर पर लाने की कोशिश की है। और हमारा जो आर्काइव्स की रिपोजिटरी जम्मू में भी है और श्रीनगर में भी है। और कश्मीर में बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ टर्माइट वगैरह होती नहीं है और उस तरह से ह्यूमिडिटी से नुकसान नहीं होता है। हमारी बड़ी वेल प्रिजर्व्ड यहाँ पे हैं। जम्मू में प्रॉब्लम है, तो उसके लिए हमने एक रिसेंट बिल्डिंग बनाई है, जिसको अभी रिसेंटली को इनॉग्रेट भी किया गया है। तो जम्मू कश्मीर में बड़ा अच्छा इतिहास है, उस रिकॉर्ड है और उसको संभाल के भी बड़े अच्छे से रखा है।
रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने में जम्मू कश्मीर में फल और सब्जियों की कीमतें आसमान पर जा पहुंची है। कीमतें इस कदर बढ़ गई है कि आम सब्जी और फल भी गरीब लोगों की पहुंच से दूर हो गए हैं। रमज़ान मुबारक में इफ्तार का अहम जुज़ खजूर भी आवाम की दस्तरस से बाहर हो चुका है। खजूर की कीमतों में भी गैर मामूली इजाफा देखने को मिल रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक घी, ताज़ा दूध, दही, मटन, चावल की कीमतों में भी बेतहाशा इजाफा किया गया है। और अगरचे महकमे फूड के एहलकार चंद मखसूस बाजारों में कीमतों को एतदाल पर रखने की खातिर दौरे कर रहे हैं, लेकिन मजमूई तौर पर वादी कश्मीर में इस वक्त महंगाई काबू से बाहर हो चुकी है। अवामी हलकों का कहना है कि प्राइस कंट्रोल कमेटी कीमतों को एतदाल पर रखने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है। रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने में भी गरां फरोश लोगों को दो हाथों से लूट रहे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाने के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। मुक़द्दस महीने में ही फलों और सब्जियों की कीमतों में इजाफे करने से लोग जहनी कोफ्त का शिकार हो गए हैं। लोगों का कहना है कि श्रीनगर के अहम बाजारों में रेट लिस्ट की धज्जियां उड़ाई जा रही है, लेकिन ज़िले इंतजामिया उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाने से कासिर नजर आ रही है। उन्हें मजीद बताया कि ज़िला इंतजामिया को चाहिए कि वो कसूरवारों के खिलाफ सख्त कानून कार्रवाई अमल में लाकर उन्हें सलाखों के पीछे धकेल दे। अवामी हलकों ने LG मनोसना से मुतालबा किया है कि कीमतों को एतदाल पर रखने की खातिर ज़मीनी सतह पर इकदाम उठाने की ज़रूरत है ताकि लोगों की मुश्किलात दूर हो सके। अतः बहुत दुकानदार ओतर 600 रुपये दच क्रेट आज वन 850 दच क्रेटस बस त्रे कंडी प्रत गुजाब यह नाजायज मुनाफाखोरी बे क्या मतलब जानान ये मजबूर सारी खेन खतर 50 रुपये हेंद किलो वनस दिवान हर कुन द्रजर ग ये अम ब्रो दुकानदार बह कर 500 550 600 तम गयो साला आज 850 900 रुपये वन क्रेट यह पा लुक मजबूर वनस हेन खतर ना गवर्नमेंट अत कर गवर्नमेंट करे तेल क्या गवर्नमेंट अत थोप कर बिहित तम साइडस मे तरह फिक्र तिम महकमस मज तिम वातान पान हिस्स तवे तम थोप कर गो सरकार योतन सरकार कवर कर लुकन मा ग कवर लुक लगान पन्ने रेट अगर लुक हथ हथ मज 10 सोचान है यह वन यह। चलिए अभी तक के ताज़ा खबरनामे में फिलहाल इतना ही। अपने मेज़बान ज़ुहूर लोलावी को दीजिए इजाज़त। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।